आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसे चंगेज़ खान से लेकर ना जाने कितनों ने ही रौंदने की कोशिश की। कहीं कोई सफल भी हुआ, जिसके चलते उस देश की पूरी संस्कृति, सभ्यता सब कुछ बदल गई। लेकिन आज वो देश बिखरने को तैयार नहीं है, किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उस देश का नाम है ईरान। ईरान के इतिहास को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बाँट सकते हैं। 630 ईसा से लेके से पहले 630 ईसा पूर्व के बाद और सन 1800 के बाद ईसा 2000 से पहले ईरान को पार्शिया या फारस कहा जाता था। करीब 2000 साल पहले यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के बीच बड़े मैदानों में रहने वाले आदिवासी लोग उस इलाके में आए, जिसे आज ईरान कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर छोटा-सा अल्पविराम लेकर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, पूरा वीडियो सुनना और ये जानकारी आपको सही लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान में रहने वाले लोगों को एलमाइट्स कहा जाता था। धीरे-धीरे राजशाही शुरू हुई और ईरान में जो साम्राज्य खड़ा हुआ, उसे आसीरियाई साम्राज्य कहा गया। आसीरियाई के बाद मेदियन नाम का साम्राज्य स्थापित हुआ। इन लोगों की राजधानी हमदान थी। राजाओं की बात करें तो ईरान के इतिहास में एक महान राजा का नाम साइरस महान था, जिसने मेदियन साम्राज्य को हराकर नाद साम्राज्य की स्थापना की थी। अफगानिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र ईरान के नियंत्रण में आ गया। साइरस को केवल इसलिए क्षत्रप नहीं कहा जाता क्योंकि वो एक उदार राजा था। ये क्षत्रप शब्द का साइरस के काल से ही आया है क्षत्रप शब्द। उसके राज्य में अलग-अलग क्षेत्रों में क्षत्रप नियुक्त किए जाते थे, जो लोगों के कल्याण के काम करते थे। इसके अलावा जब साइरस ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की, तो उसने वहां गुलाम बनाए गए यहूदियों को भी मुक्त कर दिया और उन्हें यरूशलेम वापस जाने की अनुमति दे दी। इस वजह से यहूदी भी साइरस का बहुत सम्मान करते हैं। यहूदी इतिहास के अनुसार इस घटना के बाद यहूदी वापस यरूशलेम चले गए और वहां अपना मंदिर बनाया। साइरस के बाद डेरियस जेरेक्सिस का नाम का एक राजा हुआ, जिसके समय में फारसी साम्राज्य और अधिक फूला फाला। साइरस के समय में फारसी साम्राज्य इतना फैल चुका था कि दुनिया की 44% आबादी पर फारस का राज था। 331 ईसा पूर्व तक फारस पर एक महान सम्राट का शासन था। इस दौरान उनके राजाओं से कुछ बहुत गलतियां भी हुई, बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां हुई। इनमें से एक सबसे बड़ी गलती जो थी, ग्रीस और मैसेडोनिया पर हमला करना था। इस हमले का बदला लेने के लिए मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने फारस पर हमला कर दिया और देश को जीत लिया। सेना में कमजोर होने के बावजूद सिकंदर ने फारसी राजा डेरियस को हरा दिया। डेरियस ने संधि के लिए सिकंदर को कई पत्र लिखे। सिकंदर ने जवाब दिया कि अब से जब भी तुम कोई पत्र लिखोगे तो मुझे अपने बराबर का नहीं कहोगे। तुम्हारे लिए मैं एशिया का राजा हूँ। फारस जीतने के बाद सिकंदर भारत आया, लेकिन उसे विश्व विजय का अधूरा सपना लेकर वापस लौटना पड़ा। सिकंदर की असामयिक मृत्यु के बाद फारस पर सेल्जुक वंश का शासन रहा। उसके बाद पार्थियन राजवंश आया। 200 साल तक फारस सामंतों के नियंत्रण में रहा। फिर एक और शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, सासानी साम्राज्य। इसके संस्थापक का नाम अर्धशार था। अर्धशार के बाद उसका बेटा शाहपुर राजा बना। शाहपुर को ईरान में शाहों का शाह कहा जाता है, क्योंकि उनके खेमे में एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। शाहपुर महान रोमन साम्राज्य के एक राजा वेलेरियन का युद्धबंदी बनाने वाला पहला राजा था। उस राजा रोम में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। ईसाई परंपरा के अनुसार शाहपुर ने वेलेरियन का अपमान किया था, क्योंकि उसने वेलेरियन को झुकाकर उसकी पीठ पर पैर रखकर घोड़े पर सवार हो गया था। हालांकि कुछ अन्य स्त्रोत्रों का कहना है कि शाहपुर ने वेलेरियंस के साथ अच्छा व्यवहार किया था। सासानी साम्राज्य ने 7वीं शताब्दी तक फारस पर शासन किया, लेकिन फिर उनके काल में इस्लाम का उदय हुआ। फारस के इतिहास का एक सिरा भारत से जुड़ता है। दरअसल फारस की आधिकारिक धर्म की राष्ट्रीय धर्म था। इस धर्म को मानने वाले लोग भारत में फारसी कहलाते हैं। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ। इस्लामी साम्राज्य के दूसरे खलीफा उमर ने फारस पर हमला किया और फारस पर अरबों का कब्जा हो गया।
धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए राष्ट्रीय लोगों ने फारस से पलायन करना शुरू कर दिया। ये पलायन अगली कई शताब्दियों तक जारी रहा और इस दौरान 18,000 शरणार्थी भारत आए। किस्सा संजान कविता के अनुसार पारसी फारस से भागकर हॉर्मुज चले गए थे। हॉर्मुज को 30 साल तक अपना घर बनाने के बाद उन्हें यहाँ से भी भगा दिया गया। यहीं से इन लोगों की भारत की यात्रा शुरू होती है। शरणार्थियों को का बड़ा बेड़ा 8वीं सदी में भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है, जहां वह पहले 19 साल के लिए दीव को अपना घर बनाते हैं। दीव के बाद ये बेड़ा गुजरात पहुंचता है। किस्सा संजान के अनुसार दीव से गुजरात की यात्रा के दौरान इन लोगों को भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान से खुद को बचाने के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं और वादा करते हैं कि अगर भगवान उन्हें बचा लेंगे तो वो यहाँ एक मंदिर बनवाएंगे, जिसे आश बहार का अग्यारी कहा जाता है। यानी एक मंदिर जिसे राष्ट्रीय धर्म में आश भरम पवित्र अग्नि कहा जाता है। गुजरात के एक स्थानीय शासक जादी राणा था। पारसियों को अपने राज्य में शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 4 शर्तें भी लगाते हैं। पहली शर्त, स्थानीय रीति रिवाज अपनाएंगे। वो जो लोग हैं वो स्थानीय रीति रिवाज अपनाएंगे। दूसरी शर्त वो थी वो जो लोग स्थानीय भाषा ही बोलेंगे। तीसरी शर्त, स्थानीय लोगों जैसे ही कपड़े पहनेंगे। और चौथी शर्त, पारसी कभी हथियार इकट्ठा नहीं करेंगे। ये शर्त मानने के बाद पारसियों ने अपने लिए एक नया शहर बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा संजन। उन्होंने यहाँ पवित्र अग्नि का एक मंदिर भी बनवाया। 13वीं शताब्दी के अंत में जनरल अल्फ खान नामक एक सैन्य कमांडर ने संजन पर हमला किया। संजन की कहानी के अनुसार ये हमला सुल्तान महमूद ने कराया था, जो संभवतः महमूद अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। फारसियों ने इससे पहली बार अल्फ खान के खिलाफ हथियार उठाए, लेकिन लड़ाई के दूसरे दिन ही हार का सामना करना पड़ा। नतीजतन संजन पर अल्फ खान का कब्जा हो गया और पारसियों को एक बार फिर अपने स्थान से बेदखल होना पड़ा। वे पवित्र अग्नि का अपने साथ ले गए और बच्चों और महिलाओं के साथ बहरोड के पहाड़ों पर चले गए। यहाँ 12 साल तक छिपने के बाद उन्होंने वंश को अपना नया ठिकाना बनाया। यहाँ संजन की कहानी आपने अंतिम अध्याय पर पहुंचती है। अंत में ये उल्लेख किया गया है कि पारसी पवित्र अग्नि के साथ नवसारी चले गए। हालांकि उनमें से एक समूह संजन लौट आया और फिर उसे फिर से बसाया। इस्लाम के आगमन के बाद फारस पर लगभग 2 शताब्दियों तक अरबों का शासन रहा। इस अवधि के दौरान तुर्क जनजातियां भी फारस पहुंच गई। अब्बासीद खलीफा के दौरान तुर्क लड़ाकों को गुलामों के रूप में सेना में भर्ती किया गया था। उन्हें मामल कहा जाता था। बाद में मामल शक्तिशाली हो गए और गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया। वहीं गजनवी वंश, जिसके शासन महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, इस वंश के कुछ समय तक राणा पर भी शासन किया था। तुर्कों के शक्तिशाली होने के बाद अरबों का फारस पर नियंत्रण कमजोर पड़ गया और 11वीं शताब्दी में फारस पर शेलजुक वंश का शासन हो गया। इस काल को इस्लाम का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब फारस में एक बार फिर फारसी भाषा का उदय हुआ। फिरदौसी जैसे लेखकों ने फारसी शाहनामा लिखा, जिसमें भारत में महाभारत के समान फारसी कहानी है। सिजकों के बाद अगला ख्वार आजम साम्राज्य आया। ख्वार आजमों का शासन लंबे समय तक नहीं चला। इसका कारण था मंगोल। वर्ष 1218 में 450 मंगोल व्यापारियों के एक कारवां ने खार आजमों द्वारा शासित तरार शहर में प्रवेश किया। इनालचक ने 450 मंगोलों को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन दोनों के बीच किसी मुद्दे को लेकर बहस हो गई। मंगोलों ने शक्ति से जवाब देने की बजाय अहंकार दिखाना शुरू कर दिया। ये देखकर इनालचक इतना क्रोधित हुआ कि उसने सभी मंगोल व्यापारियों को मरवा दिया। जब यह खबर चंगेज खान तक पहुंची, तो उसने अपने 3 दूतों को हर आजम साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भेजा और मांग की कि इनालचक को इस गुस्ताखी के लिए सजा दी जाए। सुल्तान मोहम्मद 2 कदम आगे थे। उन्होंने एक दूत का सिर काट दिया और 2 दूतों की दाढ़ी मूंदकर उन्हें वापस चंगेज खान के पास भेज दिया। सुल्तान को इस कृत्य की भारी कीमत चुकानी पड़ी। वर्ष 1219 का अप्रैल के महीने में चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया, लेकिन इनालचक अपने 200 हज सैनिकों के साथ किले के अंदर छिप गया। लेकिन जेरी माया कार्टेन की किताब द मंगोल्स के मुताबिक चंगेज खान ने नालचक के
कान और आँखों में पिघली चाँदी भर दी थी, पिघली पिघली हुई चाँदी भर दी थी। चंगेज़ खान यहाँ नहीं रुका, उसने बुखारा की मस्जिद जो आज उज़्बेकिस्तान में है, उस पर चढ़कर ऐलान किया कि यहाँ से चंगेज़ खान समरकंद होते हुए फ़ारस पहुँचेगा। यहाँ उसने लोगों को गुलाम बनाकर अपनी बीवी-बच्चों में बाँट दिया। शहर की हालत ऐसी हो गई कि इसे फिर से बसाने में कई दशक लग गए। समय बीतता गया, फिर तैमूर वंश का शासन आया। भारत के लोग तैमूर वंश के नाम से भली-भांति परिचित हैं, जिसका शासन तैमूर लंग था। तैमूर ने वंश 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर दिल्ली में केवल 15 दिन रहा। इस दौरान उसके मंत्रियों और सैनिकों ने दिल्ली को बेरहमी से लूटा और फसलों को नष्ट कर दिया। दिल्ली 100 साल बाद ही संभल पाई थी। तैमूर वंश के बाद एक बड़ा राजवंश अस्तित्व में आया, साद वंश। शाद वंश के काल में ईरान में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। साद वंश के से पहले ईरान सुन्नी मुस्लिम समुदाय के प्रभाव में था। साद वंश के पहले शासक इस्माइल ने सुन्नी संप्रदाय को छोड़कर शिया संप्रदाय को अपना लिया था। यही वजह है कि आज भी ईरान में शिया बहुसंख्यक हैं। वर्ष 1722 में साद वंश का अंत हो गया। नादिर शाह के काल में फारस एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया और इसी दौरान वर्ष 1738 में ईरान की ओर से भारत पर एक हमला हुआ। एक दिन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला अपने विश्राम स्थल पर थे और वहां शराब और नृत्य का दौर चल रहा था। वो टहल रहे थे कि अचानक एक दूत दौड़ता हुआ आया और राजा को एक पत्र थमा गया। राजा ने इस पत्र को, जिसमें एक महत्वपूर्ण संदेश था, उस पत्र को पकड़कर शराब के गिलास में डुबो दिया। ये देखकर दूत को पसीना आ गया और उसने अनुरोध किया, महाराज, नादिर शाह आने वाला है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, बंधु, दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन ना तो दिल्ली दूर थी और ना ही नादिर शाह की सेना। नादिर शाह ने करोड़ों रुपए के नादिर शाह की जो सेना है, उन्होंने आक्रमण किया। नादिर शाह ने करोड़ों रुपए और हीरे, सोना, चांदी, जितने भी जेवरात थे, लूटे। इतना कि उसके लिपिक यानी उसकी जो सेना है उसे पूरा गिन भी नहीं पाई। सब कुछ लेने के बाद भी नादिर शाह संतुष्ट नहीं था। अंत में उसने मुगल दरबार की गद्दी उठाई और उसमें जड़े कोहिनूर और तमूरिया माणिक को वापस ले गया। इसके साथ ही मुगल सल्तनत का सारा वैभव और धन भी चला गया। अभी तक हमने 7वीं शताब्दी से पहले और 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के ईरान के इतिहास को जाना। चलिए यहीं से हम आधुनिक ईरान पहुंचते हैं। 1800 के बाद फारस पर पश्चिम का प्रभाव बढ़ता गया। विदेशी हस्तक्षेप में तंग आकर संवैधानिक क्रांति की शुरुआत हुई। परिणाम स्वरूप 1905 में फारस की पहली सांसद का गठन हुआ। रूस और ब्रिटेन, हालांकि वे अभी भी फारस पर प्रभाव के लिए लड़ रहे थे। 1907 में एंग्लो रूसी कन्वेंशन हुआ और फारस को रूस और ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन फारस को अपना संरक्षित राज्य बनाना चाहता था, लेकिन वो उसमें विफल रहा। वर्ष 1925 में फारस में एक और राजवंश का शासन शुरू हुआ, पहलवी वंश। पहलवी वंश के राजा का नाम रेजा शाह पहलवी था। रेजा शाह ने 16 साल तक फारस पर शासन किया, लेकिन जब तक उनका शासन समाप्त हुआ तब तक फारस बदल चुका था। वर्ष 1935 में शाह ने फारस का नाम बदलकर ईरान कर दिया। जगह उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को सत्ता सौंपी गई। वो ईरान का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। ईरान में उनकी छवि एक उदारवादी नेता की थी। वो ब्रिटेन और अमेरिका के करीबी दोस्त थे और इसी दोस्ती की वजह से वो उन्हें सस्ते दामों पर तेल बेचते थे। शाह कुछ सालों तक गद्दी पर रहे, लेकिन 1950 का दशक उनके लिए चुनौतियों से भरा रहा। इस दशक में हुआ ये कि मोहम्मद मसाद के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। मसाद रानी एक राष्ट्रवादी नेता थे। 1951 में मसाद रानी तेल उद्योग पर एक बिल लेकर आए जो ब्रिटिश हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मसाद को सत्ता से बेदखल कर दिया। इस तख्तापलट में CIA की अहम भूमिका रही। उन्होंने मसाद की जगह जनरल फजलुल्लाह जाहिदी को प्रधानमंत्री बना दिया और रेजा शाह पहलवी एक बार फिर ईरान लौट आए। शाह की वापसी से ईरान तेल फिर से खतरे में आ गया। इसके बाद फिर श्वेत क्रांति की शुरुआत 1963 में हुई। इसमें ईरान के आधुनिकीकरण की बात की गई थी। शाह ने धर्म और शासन को अलग रखने की बात की थी। वो हिजाब के भी खिलाफ थे, इसलिए वो धार्मिक नेताओं के निशाने पर थे।
इन्हीं धार्मिक नेताओं में से एक थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने शाह की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद किया। धीरे-धीरे रूहुल्लाह खुमैनी को जनता की सहानुभूति मिलने लगी, इसलिए उनको देश से निकाला गया। वह फ्रांस चले गए। वहीं से उनके लेख और भाषण से ईरान पहुँचते थे, वहीं से, जिससे देश में शाह के खिलाफ माहौल बनता गया। शाह के एक गुट के आग में घी डालने का काम किया। ये साल 1971 था। फारसी साम्राज्य के 2500 साल पूरे हो चुके थे। शाह ने एक ऐसे भव्य जलसा आयोजित करने का फैसला किया, जिसे पूरी दुनिया देखे। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि जलसा राजधानी तेहरान से करना बेहतर होगा, लेकिन शाह ने मना कर दिया। जलसा दूर रेगिस्तान से होगा, जहां फारस का पहला राजा रहता था। ये साइरस का मकबरा था। ये राजा का आदेश था और आदेश पर अमल किया गया। पारसी पुलिस नामक जगह पर 30 किलोमीटर का इलाका साफ किया गया, इंसानों से नहीं बल्कि सांप बिच्छुओं से। फिर पेड़ लगाए गए, रनवे बनाया गया और राजधानी से पास की पुलिस तक 600 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई। इन टेंटों को सजाने में इतना रेशम इस्तेमाल किया गया कि अगर इसे जमीन पर बिछाया जाए तो ये 37 किलोमीटर तक फैल जाएगा। हर टेंट में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक बड़ा किचन था। शामिया के बीच में एक पानी का फव्वारा मिला, जिसमें करीब 10,000 पेड़ थे। 50,000 लकड़ी के टुकड़े यूरोप से मंगवाए थे। बस इतना ही था। अब अंदर किचन का हाल सुनिए। बनाने के लिए पै खाना बनाने के लिए पेरिस के सबसे पुराने रेस्टोरेंट के सबसे अच्छे शेफ साहनी को बुलाया गया। 200 वेटर बुलाए गए थे। उस ज़माने की ये दुनिया की सबसे मशहूर आलीशान पार्टी थी, जिसे दुनिया की सबसे मशहूर पार्टी का खिताब मिला है। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है। पार्टी के बाद शाह पहलवी खुश थे। इस पार्टी पर कुल खर्च 100 मिलियन बताया गया था, लेकिन इस पार्टी ने शाह की असंवेदनशील शासक की छवि को चित्रित किया। लोगों ने शाह के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का पुलिस में जेल में डालने लग गई। जो प्रदर्शनकारी थे, उनको पुलिस जेल में डालने लग गई। लेकिन विद्रोह यहाँ नहीं रुका। महिलाएं बुर्का बूट पहनकर सड़कों पर थीं, लेकिन विद्रोह नहीं रुका और इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। इस्लामिक क्रांति लाने वाले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सर्वोच्च नेता चुने गए। 1963 में खुमैनी की मृत्यु के बाद ईरान का बागडोर उन्हीं के शागिर्द रहे आयतुल्लाह खामनेई ने संभाला और अभी उन्हीं का शासन ईरान में चल रहा है। ये ईरान का पूरा इतिहास है जो मैंने अभी आपको बताया। ये जानकारी अगर आपको सही लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।